प्रिय छात्रों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के दूसरा और तीसरा भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है, वह सर्वनाम जो पास अथवा दूर की किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझाया गया है, यह, ये, वह, वे। यह, ये, वह, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ये यदि किसी वाक्य के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा या हो सकता है। जैसे यहाँ निम्न उदाहरणों द्वारा समझाया गया है, यह हमारा घर है। यह हमारा घर है। परिभाषा में हमने पढ़ा था कि वह सर्वनाम जो पास अथवा दूर की, तो यह हमारा घर है, यह हमारा घर है। तो ये पास की निश्चित वस्तु या निश्चित जो संज्ञा है घर, इसकी ओर संकेत कर रहा है। ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है। तो यह हमारा घर है। यह जो सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है जो पास की वस्तु यानी कि पास की जो संज्ञा है घर, इसकी ओर संकेत कर रहा है। तो ये तो हुआ पास की वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं, वे आम के वृक्ष हैं। वे आम के वृक्ष हैं। वे यानी कि पास में नहीं है, ये दूर की वस्तुओं की ओर संकेत कर रहा है। किसकी ओर? दूर की वस्तुओं की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ पर वे जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, वे ये दूर की वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। वे आम के वृक्ष हैं, यानी कि पास में नहीं हैं, दूरी पर हैं। वे आम के वृक्ष हैं। इसलिए यहाँ पर वे जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जो दूर की वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। इसी तरीके से हम तीसरा पढ़ते हैं, यह मेरी कमीज है। यह मेरी कमीज है। यह जो निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह पास की वस्तु की ओर संकेत कर रहा है कि यह मेरी कमीज है, यानी कि कमीज दूरी पर नहीं है। कमीज यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। वो दूरी पर नहीं है, पास में है। तो यानी कि पास की वस्तु या संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह मेरी कमीज है। इसमें हमने यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये हमको देखने होते हैं और ये अंदाज़ा लगाना होता है कि पास की वस्तु की ओर संकेत कर रहा है या दूर की वस्तु की ओर। अगर पास और दूर की वस्तु की ओर संकेत करता है और ये सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम अगर किसी वाक्य में दे रखे हैं तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस तरीके से यह मेरी कमीज है, ये पास की वस्तु जो है कमीज, वस्तु या संज्ञा कमीज है, ये उसकी ओर संकेत कर रहा है। इसलिए ये उदाहरण, यह मेरी कमीज है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का है। इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम का तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है, वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध नहीं होता है, उन्हें या उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसके सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर दे रखे हैं,
कोई, कुछ, किसी, कोई, कुछ, किसी, इनको आपको याद रखना है। यहाँ निम्न उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। चाय में कुछ गिर गया, चाय में कुछ गिर गया। चाय में कुछ गिरा तो है पर ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है कि गिरा क्या है, इसलिए यहाँ पर कुछ आ रहा है। कुछ जो सर्वनाम आ रहा है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा तो है लेकिन पता नहीं है कौन खड़ा है। यहाँ पर अनिश्चित है, यहाँ पर कौन खड़ा है वो क्या है, अनिश्चित है। इसलिए हमने यहाँ परिभाषा में पढ़ा था, किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध नहीं होता। निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, वो खड़ा है वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। यहाँ कोई जो सर्वनाम है वो क्या है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये उदाहरण है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। इसी तरीके से तीसरा उदाहरण पढ़ते हैं, किसी का पेन खो गया। किसी का पेन खो गया। पेन खोया तो है, पेन खोया तो है लेकिन पता नहीं है किसका खोया है। इसलिए यहाँ पर भी जो जिसका पेन खोया है वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी जो सर्वनाम है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस तरीके से हमने सर्वनाम का दूसरा और तीसरा भेद, दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इनका हमने विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। इन्हें आप अपनी कॉपी में लिपिबद्ध करें ताकि इनसे संबंधित प्रश्न अगर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो बड़ी सरलता और सुगमता के साथ आप उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।